मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अरुण है हाय अरुण जी। और ईश्वर की कृपा से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ। तो आज शराब नहीं पी है। जैसे कि इन्होंने बताया, वैसे मेरा ग्रुप प्रेरणा ग्रुप है, होम ग्रुप, जो मुंबई से तकरीबन एक 20 किलोमीटर दूर थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है। काफी पुराना ग्रुप है, समझिए 84 से, मतलब 16 और 25, 41 ईयर्स ओल्ड ग्रुप है। थोड़ा बहुत सेवा का अनुभव है। काफी सारी चीजें हैं, मतलब मेरे होम ग्रुप में ही मुझे पता चली। आज जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट 7, मैं पहले तो कॉन्सेप्ट 7 पढ़ूंगा यहाँ पे। द कॉन्फ्रेंस recognizes that the charter and bylaws of the General Service Board are legal instruments, that the trustees are thereby fully empowered to manage and conduct all of world service affairs of Alcoholics Anonymous. It is further understood that the conference charter itself is not a legal document, that it relies instead upon the force of tradition and the power of Air Force for its final effectiveness. जिसका अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूं, तो कॉन्फ्रेंस ने मान चुकी है कि जनरल सर्विस बोर्ड के चार्टर एंड बायलॉज जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से उन्हें हमारी जो वर्ल्ड सर्विसेज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन करने की पूरी अथॉरिटी दी गई है। और उसी समय पे ये भी हमने जानना जरूरी है कि कॉन्फ्रेंस का जो चार्टर है वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो उसके इफेक्टिविटी के लिए ए पर्स और जो ट्रेडिशन का फोर्स है हमारा, हमारी जो ट्रेडिशंस है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आप देखोगे इसमें, अपने सर्विस मैनुअल में, कोई भी सर्विस मैनुअल उठा लीजिए, आपने जनरल सर्विस बोर्ड के बायलॉज पढ़े होंगे। क्या आप लोगों में से किसी ने जनरल सर्विस बोर्ड का चार्टर पढ़ा है क्या? एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है। क्या होता है, जो भी लीगल एंटिटी होती है उसके बायलॉज होते हैं। चार्टर तो हर इंस्टीट्यूशन का होता है, और ऐसे हर चीज अगर हम सर्विस मैनुअल में इंक्लूड करते जाएंगे तो हमारी सर्विस मैनुअल बहुत बड़ी किताब हो जाएगी। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें जो लगती है, जो सर्विसेज के लिए यूजफुल हो सकती हैं, वही चीजें इस सर्विस मैनुअल में आती है। आप देखोगे तो 1962 में ये कॉन्सेप्ट है, 12 कॉन्सेप्ट फॉर वर्ल्ड सर्विसेज, BW ने लिखी थी। लेकिन लेट 70s में ही इनको सर्विस मैनुअल में इंक्लूड किया गया हुआ है। अगर हम हमारे फेलोशिप की बात करें तो मेरे ख्याल से 2015 के बाद में हमने ये जो 12 कॉन्सेप्ट है वो हमारे सर्विस मैनुअल में इंक्लूड की है। अब ये 7वीं कॉन्सेप्ट तक आते आते बहुत सारी प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। पहले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स के पास चली गई। दूसरे में हमने रिलायंस देखा है, या फिर डेलीगेशन देखी है।
तीसरी कॉन्सेप्ट में हमने म्यूचुअल ट्रस्ट देखा है, जो हमारे विश्वासु सेवकों के प्रति हमारे फेलोशिप में है। चौथे में हमने पार्टिसिपेशन देखा है, यानी एक डेमोक्रेसी देखी हुई है। पांचवी में राइट टू अपील देखा है। छठवीं में अकाउंटेबिलिटी देखी है। और सातवीं में हम देखने जा रहे हैं वो बैलेंस देखने जा रहे हैं। पहली 8 कॉन्सेप्ट्स देखोगे ना, पहली 9 कॉन्सेप्ट्स, तो उसके प्रिंसिपल्स, उसका अगर निचोड़ निकालोगे जो, तो 9-10 जो प्रिंसिपल्स आएगी उभर के, वही प्रिंसिपल्स या वही कैरेक्टर जो है, वो आपको आपके इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जरूरी होती है या यूजफुल होती है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में आने वाला है बैलेंस। बैलेंस हम देखने वाले हैं, पावर का बैलेंस देखने वाले हैं। क्या है, हर ग्रुप, या फिर वैसे देखे जाएंगे तो हर मेंबर जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसकी इच्छा रहती है कि जो हमें मैसेज मिला हुआ है, वो मैसेज आज भी जो शराब से पीड़ित लोग हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, उनके तक, उनके पास यह मैसेज पहुंचे। हर एक की अपनी अपनी आइडियाज होती है, वो अपनी अपनी आइडियाज कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या फिर कहिए कि ग्रुप्स के ऊपर ठोकना चाहते हैं। तो उसके पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ऐसे कहा जाता है कि दिस कॉन्सेप्ट्स आर ओनली फॉर वर्ल्ड सर्विसेज। तो जो मैंने पहली 6 प्रिंसिपल्स जो मैंने गिनवाई, क्या वो हम हमारे ग्रुप्स में नहीं यूज करते, क्या हमारे इंटर ग्रुप्स में नहीं यूज करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारी 3 स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, तीसरी चौथी पांचवी, उसमें वो मेंशन करते हैं कि एट ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर, हमारी सर्विस स्ट्रक्चर सिर्फ कॉन्फ्रेंस और बोर्ड तक मर्यादित नहीं है। हमारी जो सर्विस स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी कॉन्सेप्ट्स कहती है, वो ग्रुप से शुरू होती है। ग्रुप्स आर द ओनर्स ऑफ दिस सर्विस स्ट्रक्चर और अदर द फेलोशिप। और लास्ट में जाके उस इन्वर्टेड पिरामिड में लास्ट में जीएसओ है। तो जो भी ये सर्विस कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सर्विस कॉन्सेप्ट्स आर प्रैक्टिकली यूजफुल एट ऑल द लेवल्स ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर। सिंपली इसी की बात करते हैं हम लोग। अभी देखिए, हमारा ग्रुप जो है वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। हमारा ग्रुप कोई लीगल एंटिटी नहीं है। हालांकि हमारी कॉन्फ्रेंस लीगल एंटिटी है। हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं, हमारी जीएसओ लीगल एंटिटी है, या जनरल सर्विस बोर्ड लीगल एंटिटी हो सकता है। आजकल इवन इंटर ग्रुप कैन बी अ लीगल एंटिटी। तो काफी सारे इंटर ग्रुप्स अपना रजिस्ट्रेशन अंडर द सोसाइटी एक्ट और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर करने लगे थे। तो उन्हें तो ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि कहते हैं सर्विस स्ट्रक्चर में, तो वो तो यूज करेंगे ही करेंगे। बट इवन हमारे स्पिरिचुअल एंटिटी जो ग्रुप है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको बैलेंस की नजर आती है। और अगर सभी 6-7 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको नजर में आती है। कोई भी आप अपने ग्रुप की एक्टिविटी ले लीजिए, ग्रुप के मेंबर्स बोलते हैं कि ये होना चाहिए, और जो ग्रुप के ऑफिस बेरर्स बोलते हैं, तो ऐसे होता है, वो बहुत सारे रीजंस देते हैं कि हमने ये नहीं करना चाहिए। मे बी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस उसकी कुछ अलग हो सकती है, या फिर द सजेशंस व्हिच आर कमिंग आउट may not be practically feasible, or maybe not in line with our traditions। जिनकी जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो रस्सी खींच तो होती लगती है। एक सेंटेंस में अगर यही पूरी, अगर ये हमने डिस्क्राइब करनी है, तो पहला ही सेंटेंस उसका क्लियर कर देता है। इट्स अ कोलिजन बिटवीन इरेजिस्टेबल फोर्स एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे बोर्ड इमूवेबल ऑब्जेक्ट है और इरिजिस्टिबल फोर्स है, और कॉन्फ्रेंस से आता है। कॉन्फ्रेंस कहते रहते कि आपने ये एक्टिविटी करनी चाहिए। सिमिलरली इंटर ग्रुप में होता है, जो आईजीआर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये एक्टिविटी होनी चाहिए, या कोई भी सजेस्टेड एक्टिविटी होनी चाहिए, और इंटर ग्रुप के ऑफिस वेरियस रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो उसमें बहुत सारी चीजें निकालते हैं कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो ऑलवेज इसमें प्रश्न जो होते रहता है उस कोलिजन में या उस फ्रिक्शन में, वो फ्रिक्शन कम करने के लिए ये जो पर्टिकुलर हमारी जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इसके लिए एक आंसर है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट भी जो है ना सर्विस की, वो भी हम जो है हमारे एक्सपीरियंस से ही आती है। जब सिर्फ सर्विस स्ट्रक्चर का सिर्फ अल्कोहलिक फाउंडेशन ही बना था और बिग बुक लिखी जा रही थी, तभी भी काफी सारी चीजें ऐसी हुई थी जहाँ पे बोर्ड के जो 5 ट्रस्टीज थे और अदर 3 ट्रस्टीज थे, नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज, वो कुछ सजेस्ट करते थे, और उनकी जो एडवाइजरी कमेटी थी, जिसमें वापस एक नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी भी थे, अल्बर्ट स्कॉट करके, वो बीडब्ल्यू और हैंग वो अपोज करते थे, और बहुत बार उन्होंने मनवा भी दिया। उसका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो यही है कि जब ये बिग बुक के 2 चैप्टर्स लेके हार्पर में गए थे, हार्पर पब्लिकेशन में, तो उन्होंने ये प्रिंट करने के लिए अपनी कंसेंट दे दी थी, जिसमें ऐसे था कि वो बिग बुक की जो क्वालिटी, बुक की जो प्राइस है वो $3.5 रखी जाएगी, 10% रॉयल्टी बीडब्ल्यू को दी जाएगी, ऐसे उनका प्रपोजल था। और वो एडवांस में उनका प्रोजेक्शन तो यही था कि 5,000 कॉपीज हमने प्रिंट की है, करनी है, तो उसकी रॉयल्टी वो एडवांस में देने को तैयार थे, $1,500। और तभी सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास बिग बुक प्रिंट करने के लिए पैसे ही नहीं थे, और यहाँ पे सामने से $1,500 आ रहे थे एडवांस में। तो शुरुआत में तो बिल तो बहुत खुश हो गए थे कि चलो यार, बुक पब्लिशिंग के लिए यानी प्रिंटिंग के लिए पैसे आ जाएंगे। और उन्होंने ये बात तभी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज थे उनको कही, जिसमें रिचर्डसन थे, फ्रैंक एमोस थे, बिल रूडल थे, उनको ये बात कही गई। एंड इमीडिएटली जो क्लास ए ट्रस्टीज थे, नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टीज, उन्हें वो बात अच्छी लगने लगी, और वो कहने लगे कि अभी पैसे तो है नहीं फेलोशिप के पास, काफी सारे कोशिशें हो चुकी है, तो अभी हमने ये एक्सेप्ट करना चाहिए हार्पर का जो पब्लिकेशन का जो हार्पर पब्लिकेशन का जो प्रपोजल है, तो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हैंक पी का कहना था कि हमारा जो लिटरेचर है वो लिटरेचर ये हमारी फेलोशिप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो उस बात पे अड़े रहे। देन बिल ऑल्सो गॉट कन्विंस कि यार ये हमारे एक्सपीरियंस से हमारी मेहनत है, और उनको तो सपने थे कि ये बुक बहुत बिकने वाली है करके, तो ये जो है वो हमारे पास ही इसकी प्रोप्राइटरी होनी चाहिए। तभी भी बोर्ड के तो चार्टर एंड बायलॉज थे ही थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 1938 में ही हो चुका था। सो दे वर फुल्ली एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजन, बट yet they did not take it. They went with the fellowship. जो इनकी एडवाइजरी कमेटी कहती थी वही उन्होंने मान लिया। ये जो एक्सपीरियंस है, या फिर दूसरा जो एक्सपीरियंस है कि पैसे नहीं है तो हर सोबर मेंबर है वो पर वीक $1 कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो उनको न्यूज बनाना चाहते थे। तभी तक हमारी तो ट्रेडिशंस भी लिखी नहीं गई थी, उसको भी उन्होंने प्रैक्टिकली
हमारी जो एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने अपोज किया था, स्टेटिंग ने उन्होंने 5-6 पॉइंट्स बताए थे उसमें कि भैया शराबी अभी 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 शराब से दूर हुआ है, उसके फाइनेंसेस अभी रोड पे आ रहे हैं, मतलब रास्ते पे आ रहे हैं, रोड पे नहीं, रोड पे कहना जरा थोड़ी हिंदी मेरी समझ के लीजिए। अभी अभी लाइन में आ रहे हैं फाइनेंसेस, उसी में अगर उस फाइनेंसेस में से अगर इतना बड़ा पोर्शन अगर निकला जाए तो परहैप्स उनकी फैमिली मे नॉट एग्री विथ इट, और घर में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और उस डिस्प्यूट्स की वजह से जो मेंबर्स है वो वापस शराब की तरफ जा सकते हैं। तो ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। बट इनिशियली स्पेशली हमारे जो रिसर्चर थे उनका मानना था कि हर सोबर मेंबर ने $1 कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बट नहीं हुआ था उससे। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हमें हमारी इसमें भी देखने को मिलते हैं। हमारे ग्रुप में, इंटर ग्रुप में भी ये जो है ऐसे काफी अनुभव हमें देखने मिलते हैं। तो इसमें देखने की बात ये है, या समझ लेने की बात ये है कि जब हम उन कॉन्फ्रेंस का और बोर्ड का जब ये करेंगे, विचार करेंगे, तो एक बात तो क्लियर है कि आपके जो भी फाइनेंसेस हैं वो, और जो भी सर्विसेज है, जो भी नेशनल सर्विसेज है आपके, उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई, लिटरेचर की सर्विस हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, बोर्ड मीटिंग हो गई, आर्काइव्स हो गई, कोऑपरेशन विद ट्रीटमेंट फैसिलिटी हो गई, कोऑपरेशन विद करेक्शनल फैसिलिटीज हो गई, आप टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो बजट एंड फाइनेंस वाली सर्विसेज, उन सभी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो लीगली बोर्ड के पास है। तो दूसरी ओर देखने जाएंगे हम, तो हमारी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को जो पावर मिलती है, या फिर जो पावर कॉन्फ्रेंस डिराइव करती है, वो हमारी जो ट्रेडिशंस है उन ट्रेडिशन से ये पावर डिराइव की जाती है। और एट द सेम टाइम देखिए, हमारे सातवीं ट्रेडिशन तो यही है कि each group ought to be self-supporting through voluntary contribution of its own members. तो ओवरऑल हमारी जो फेलोशिप है दैट इज सपोर्टेड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ग्रुप्स। बाहर से तो पैसे आने वाले नहीं है। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो ट्रेडिशन से डिराइव की गई पावर और फाइनेंसेस रोकने की पावर, ये दो चीजें जो है वो शायद बोर्ड की जो लीगल अथॉरिटी है उससे भारी पड़ सकती है, और उसी के ऊपर से कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को स्ट्रेट डायरेक्टिव्स दे सकती है, और उन डायरेक्टिव्स का पालन हो जाए वो भी वो इंश्योर कर सकती है। अभी इसमें सोचने की या फिर अनुभवों की कुछ बातें हैं। बहुत साल पहले एक डिसीजन हुआ था। देखिए, हमारी जो सेल्फ सपोर्ट की जो ट्रेडिशन है ना, उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसमें जो भी हमारी सर्विसेज है ना, उन सर्विसेज के एक्सपेंसेस जो रहते हैं, दोज आर ऑल्सो बोर्न बाय द फेलोशिप, और हम लोग ये करते आ रहे हैं। जब हमारे डेलीगेट्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तभी वो जो कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन कंट्रीब्यूशन रहता है वो बाय एंड लार्ज हमारे इंटर ग्रुप्स या ग्रुप्स या हमारे एरियाज करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी डेलीगेट चुने जाते थे वो डेलीगेट खुद का खर्चा खुद उठाते थे। दैट इज नॉट अ सेल्फ सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन।
दैट इज अ सेल्फ सपोर्ट ऑफ अ इंडिविजुअल। और हम बात करते हैं वो फेलोशिप के सेल्फ सपोर्ट की बात करते हैं। तो सिमिलरली ये जो खर्चे हैं, सर्विसेज के होने वाले खर्चे, वो भी हमने उठाने हैं। तो अनुभव ये ऐसे था कि देखिए, हम एज अ इंडियन फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप, हम लोग एओएसएम यानी एशिया ओशियाना सर्विस मीटिंग और वर्ल्ड सर्विस मीटिंग, इन दोनों फोरम के मेंबर हैं। तो नेचुरली उसकी जो रजिस्ट्रेशन रहती है, अभी वो टाइम कुछ, और इन दोनों में ना डब्ल्यूएसएम में तभी कुछ $1,500 पर पर्सन था, पर मेंबर। और एओएसएम में कुछ $1,100 पर मेंबर था। तभी कॉन्फ्रेंस में मंजूर हो गया था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, रजिस्ट्रेशन के जो पैसे हैं, those will be borne by the fellowship. That conference suggested to the board for the implementation. मेरे ख्याल से ये 2010-11 की बात होगी, या फिर शायद लिटिल बिट लेटर। लेकिन एक एरिया ऐसे था, रादर एक रीजन, कि they did not like this decision, and then they said, यार ऐसे अगर पैसे खर्चे होने वाले रहेंगे, पैसे अगर ऐसे खर्चे होने वाले रहेंगे, तो हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और तकरीबन 1-1.5 साल उन्होंने फेलोशिप को कंट्रीब्यूट नहीं किया, टिल दे गॉट द क्लैरिफिकेशन कि एक्चुअल इसका दायरा क्या है, 7 ट्रेडिशन का। काफी सारे ग्रुप्स ने ऐसे किए हुए हैं, इंटर ग्रुप्स ने किया है कि हम नहीं देंगे कंट्रीब्यूशन, या फिर इंटर ग्रुप को एक आध दूसरा ग्रुप बोलता है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे फाइनेंशियली। बट एरिया एज अ होल और रीजन एज अ होल कॉन्ट्रीब्यूशन रोकने की कैपेसिटी किसी में है क्या? आप ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, क्या मेरा डेलीगेट मेरे एरिया से नेशनल सर्विसेज को जाने वाला कंट्रीब्यूशन रोक सकता है क्या? क्या मेरा आईजीआर हमारे पूरे इंटर ग्रुप के मेंबर से जाने वाला, मेंबर ग्रुप से जाने वाला कंट्रीब्यूशन रोक सकता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं रोक पाएंगे। एक एरिया ने अगर रोक लिया तो दूसरे एरिया से, तीसरे एरिया से कंट्रीब्यूशन आते ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिकॉज वी लैक यूनिटी, परहैप्स हमारी कॉन्फ्रेंस भी ये जो निर्देश देने का ये है, अगर जरूरत पड़ी तो वो निर्देश दे सकें, और निर्देश पूरा नहीं दे पाए। वैसे कॉन्फ्रेंस के पास या फेलोशिप के पास बहुत सारे मेजर्स हैं जिससे कर सकते हैं वो लोग ये चीजें। बहुत सारे अनुभव आपको आपके इसमें ही देखने को मिलेंगे। अगर हम कॉन्फ्रेंस के मिनट्स पढ़ सकते हैं, या बोर्ड के जो रिपोर्ट्स रहते हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको लगेगी, आपको समझ में आएगी। एक रिसेंट एक्सपीरियंस है, मतलब बिल्कुल कल की बिजनेस मीटिंग का, जो हमारे ही ग्रुप में हुई थी, हमारे ग्रुप की बिजनेस मीटिंग। कैसे होता है कि बहुत बार हम लोगों को पता नहीं रहता है
क्योंकि हम ऑर्डिनरी मेंबर्स जो हैं, नॉर्मल मेंबर्स, ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, नॉर्मल मेंबर्स जो है, हम लोग अपनी सोबराइटी के पीछे हैं और हमारी ग्रुप की जो अफेयर्स हैं उसी में ज्यादा मशगूल रहते हैं। ज्यादा करके हम हमारी एरिया की सर्विसेज से या रीजन की सर्विसेज से या फिर नेशनल सर्विसेज से उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो लास्ट मंथ में जो इंटर ग्रुप की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ग्रुप का आईजीआर मैक्सिमम 2 बार अल्टरनेट आईजीआर आ सकता है, उसके बाद में वो अल्टरनेट आईजीआर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आईजी की मीटिंग में। और उसके लिए उन्होंने कोट किया, ये बाकायदा मिनट्स में मेंशन है, उन्होंने कोट किया कि जनरल सर्विस मैनुअल के पेज नंबर 36 पे ये है, ये प्रावधान है। अब ये प्रावधान है, ठीक है, लेकिन किसी ने वो पेज नंबर 36 खोल के देखा था क्या? मैंने तो पूछा था यार कौन से एडिशन में है वो बताओ। नेचुरली नोबडी कुड टेल। पेज नंबर 36 में इंटर ग्रुप की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वहां पे कहाँ पे भी इंटर ग्रुप के आईजीआर के अटेंडेंस के बारे में मुझे तो नहीं मिला। शायद हो सकता है, मेरे पास तो 22-23 की एडिशन थी, शायद 24-25 के एडिशन में आ गया होगा। ठीक है, आया होगा। तो उसके पीछे रीजन क्या था, किसने सजेस्ट किया था, क्या डिस्कशन हुआ था, और फाइनली कौन से कॉन्फ्रेंस में या बोर्ड में ये डिसीजन हुआ था, उसके बारे में क्या हमें पता है? उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो नाउ माय ग्रुप विल आस्क द इंटर ग्रुप कि भैया ये कहाँ से हो गया। हमारा आईजीआर वहां पे जाके ये पॉइंट उठाएगा एंड दे विल बी एडमेंट टू कैरी ऑन वट एवर दे हैव डिसाइडेड। तो ये जो टसन है या ये जो कोलिजन है, वो कोलिजन तो शुरू रहने वाली है। तो ये कोलिजन हो सकती है, तो इसके लिए क्या हम कहाँ से जाएंगे? क्या हम पैसे रोक पाएंगे? खैर हम सिर्फ हमारे ग्रुप के पैसे रोक पाएंगे, लेकिन हमारा एक ही ग्रुप तो नहीं है इंटर ग्रुप। तो उसके पीछे क्या कौन सी ट्रेडिशन है क्या, वो देखनी पड़ेगी। और अनुभव बताता हूँ, एक रीजन में एक इंटर ग्रुप में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए, तो फ्यू ग्रुप्स, वो थोड़े ग्रुप्स थे वो इंटर ग्रुप से दूर हो गए एंड अरोज डिस्ट्रिक्ट कमिटी से, डिस्ट्रिक्ट कमिटी को ज्वाइन होके वो लिटरेचर में मंगाना चाहते थे, या फिर शायद मंगाया भी होगा। बट जो ओरिजिनल इंटर ग्रुप था जहां से ये लोग डेविएट हुए थे, उस इंटर ग्रुप को जीएसओ ने लिटरेचर देने से मना कर। अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे कि भैया उनका कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी है, नहीं है, तो फिर लिटरेचर देने के लिए उन्होंने कहा कि आप ट्रस्टी से परमिशन ले लो, अगर आपका ट्रस्टी कहेगा तो हम आपको लिटरेचर सप्लाई करेंगे। अभी 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। क्या सिंगल ट्रस्टी को ये पावर है टू स्टॉप द लिटरेचर? दूसरी बात, ट्रेडिशन से जाओ, आपके ग्रुप की या आपके फेलोशिप की पार्टी ट्रेडिशन कहती है सिंगलनेस ऑफ पर्पस टू कैरी द मैसेज टू स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक, टू स्टे सोबर एंड कैरी द मैसेज टू स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक। एंड बेसिकली कोई भी ग्रुप या कोई भी अंदर जब ट्वेल्थ स्लीपिंग करता है तभी एट दैट टाइम ही यूजेस लिटरेचर, तो उसको लिटरेचर की जरूरत पड़ेगी। जब आप ट्वेल्थ स्टेपिंग करोगे तभी तो नए मेंबर आने वाले हैं, अगर ट्वेल्थ स्टेपिंग नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। तो ये पावर
एक सिंगल ट्रस्टी को प्रिंसिपल बिफोर पर्सनैलिटीज में भी ये आती है। तीसरी बात, आपका लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीएसओ करता है। क्या आपने जीएसओ के बायलॉज और मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ा? अभी उनके मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्रिंट, प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लिटरेचर. So by not giving literature to the fellowship is not against their own bylaws. The collision है, that collision can be streamlined, but उसके पीछे बेसिक रीजन, बेसिक तो ये है कि the people those who are going to argue for it are going to put forward their points, whether they are from the board or whether they are from the conference. क्योंकि हालांकि कॉन्फ्रेंस में 1/3 तो ये बोर्ड के ही रहते हैं मेंबर्स, बट दोनों को इसके बारे में पता होना चाहिए. अभी ये चीजें जब हम कंसिडर करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कॉन्फ्रेंस की जो एक्चुअल पावर है वो बोर्ड की लीगल पावर से भी ज्यादा है. और ये जो अभी देखिए, कोई भी इशू जब कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में आता है कि आप जीएसओ में लिख के भेजते हो कि हम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमारे यहाँ पे ये इशू है, तो वो जो इशू है दैट इज फर्स्ट स्क्रूटिनाइज एट द जीएसओ. वर्किंग ट्रस्टीज हमारे यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्क्रूटिनाइज इट. एंड देन वो इशू जो है वो जो भी कमिटी में डिस्कस होगा उस कमिटी को फॉरवर्ड किया जाता है विथ बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कि भैया इसका सोर्स क्या है, ये इशू का सोर्स क्या है, इसके पहले कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर हुआ होगा तो व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द एडवाइजरी एक्शन पास. वो कमिटी में इशू डिस्कस होने के बाद में वो पूरे कॉन्फ्रेंस के फ्लोर पे आता है. जो भी कमिटी का सुझाव रहेगा दैट सुझाव इज डिस्कस्ड एट द इंटायर कॉन्फ्रेंस लेवल. और फिर वोटिंग होता है. इनफ डिस्कशन डिलिब्रेशन के बाद में वोटिंग होता है और पूरी कॉन्फ्रेंस अगर मानती है या फिर मोर देन 2/3 कॉन्फ्रेंस अगर मानती है कि जो कमिटी का सुझाव है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो दैट बिकम्स द एडवाइजरी एक्शन. और वो एडवाइजरी एक्शन है दैट इज पास्ड ऑन टू बोर्ड. और फिर बोर्ड डिसाइड करती है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है, वो सब देखती है. अगर बोर्ड फील्स कि उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है तो दे इंस्ट्रक्ट जीएसओ और कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी. यूएस में ग्रेकोइन है, हमारे यहाँ पे 12 स्टेप मैगजीन है, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भैया ये इम्प्लीमेंट करना है, ये कॉन्फ्रेंस की एडवाइजरी एक्शन है, एंड देन इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड. अगर नहीं करना है, बोर्ड फील्स के कुछ ना कुछ तो डेविएशन है फ्रॉम बेसिक ट्रेडिशंस, या दे फील दैट practically it is not possible, financially it is not possible, then they revert it back to the conference for more discussion. अभी हमारे यहाँ पे आने वाली एडवाइजरी एक्शन कैसे भी होती है. ये एक बार जमाने में 13 साल पहले
सत्यमेव जयते टीवी पे हुआ था, काफी सारे कॉल्स आ गए थे, बहुत सारी जगह पे नॉर्थ एरिया में फेलोशिप भी शुरू हो गई, काफी फेलोशिप्स यूनाइटेड भी हो गई थी। तो हर 3-4 साल के बाद में एवरी टाइम पीआई कमिटी एडवाइजेस द बोर्ड टू हैव अ सिमिलर प्रोग्राम। वैसे हुआ था, वैसे प्रोग्राम करो। और प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है नहीं ना कि वही प्रोग्राम रिपीट हो जाए, या वैसे ही प्रोग्राम हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं उसमें। We do not promote Alcoholics Anonymous, so we will not go to any channel and we will say, I will tell them कि भैया हम जो भी खर्चा होगा करेंगे, आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम करो। वैसे तो हम करने वाले हैं नहीं, कर नहीं सकते हैं हमारे ट्रेडिशंस की वजह से। तो नेचुरली एवरी बार बोर्ड ने वो खारिज किया है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं था, इम्प्लीमेंट करने जैसा नहीं था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बैलेंस हो जाती है एक दूसरे के प्रति, वो बैलेंस हो तसं ऐसे चलते रहते हैं। अभी आप देखने जाओगे ना, तो कॉन्फ्रेंस इज ओनली एडवाइजरी कमिटी। कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ कैनॉट पुट एनी प्लान इनटू एक्शन, और कुछ भी एक्शन खुद होके नहीं ले सकती है। बट येट उनकी पावर ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन डिनाई करने का राइट जो है वो ग्रुप्स के पास है, बट ग्रुप्स वो कर पाते हैं ऐसे लगता है। अब आते हैं थोड़ी बोर्ड की गल। देखिए, बोर्ड में जो भी हमारे ट्रस्टीज हैं, उनको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलता नहीं है। जब उनको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, तो हार्डली कोई भी उनके पावर के लिए लीगल फाइट करना चाहेगा। क्यों सोचेगा यार, लीगल फाइट करके हमें मिलना क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक काफी साल बाद में, मेरे ख्याल से बिल की डेथ के बाद में ही, एक ऐसा भी हमें एक्सपीरियंस आया कि जो एडब्ल्यूएस का प्रेसिडेंट, यानी आपके एडब्ल्यूएस का जो जनरल मैनेजर है, he was removed, he was fired for some reason which the board is fully legally here, वो बोर्ड के लिए लीगल है। बट देन ही वेंट टू कोर्ट एंड गॉट अ handsome settlement. But he was not trustee, remember, he was not trustee, he was a staff member। तो वो एक एक्सेप्शन है। बट अदरवाइज अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैज बीन ऑलवेज अवे फ्रॉम द एंटायर एक कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर रही है। स्पोरेडिक इंसिडेंसेस हैं, जैसे कि जर्मनी में हुआ था मैथ्यू का केस, या फिर मेक्सिको में जो हुआ था वो केस। उसके बाद में 95-96 में कॉन्फ्रेंस ने ही डिसीजन दिया था, और रादर एडवाइजरी एक्शन प्रपोज किया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट गोइंग टू कोर्ट, इज नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ into litigation, but if somebody forces them to go into litigation or a legal dispute, then certainly Alcoholics Anonymous will defend itself। वैसे हमारे यहाँ पे केस हुआ है, हमारे यहाँ पे हमने खुद को फेलोशिप को डिफेंड किया हुआ है, जो एक अल्कोहल कंपनी के साथ में, अल्कोहल कंपनी ने हमको उसमें कोर्ट में खींचा था, तभी हमने उसको डिफेंड किया हुआ है। लेकिन दैट वाज फॉर द बेनिफिट
द बोर्ड डिसाइडेड टू डिफेंड देमसेल्व्स। और वैसे भी हमको खींचा गया था, हमने किसी के ऊपर केस नहीं की थी। तो ट्रस्टीज जो है, वो ट्रस्टीज तो खुद के फायदे के लिए, जो कि हालांकि है नहीं, उनको उनको मिलने वाले जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही सटल रहते हैं, दे कैन नॉट बी काउंटेड इन द मटेरियल टर्म्स। तो वो तो कोर्ट में जाने की चांसेस बहुत ही बहुत ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं वो। तो ऐसी अगर एक सी सिचुएशन हुई कि यार आपकी जो सर्विसेज है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है, या फिर इफेक्टिवली काम नहीं बूट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्फ्रेंस के पास, ऐसी सिचुएशंस के ऊपर कॉन्फ्रेंस का पूरा कंट्रोल रहने वाला। और उसके लिए उनको कुछ ये भी दिए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। बेनिफिट्स नहीं, कुछ अथॉरिटीज भी दी है, जैसे कि रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड भी वो कर सकती है कॉन्फ्रेंस विद द थ्री फोर्थ मेजोरिटी, दे कैन डू इट। अभी ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट होगी ना, देखिए ऐसे कहते थे कि कॉन्फ्रेंस बदली नहीं किया जा सकता, कॉन्फ्रेंस का जो चार्टर है वो बदली नहीं किया जा सकता है। हालांकि बायलॉज जो है बोर्ड के वो बदली किए जा सकते हैं। तो ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि आपको आपके सर्विस मैनुअल में, मतलब इंडिया के नहीं, यूएस के सर्विस मैनुअल में दो चार्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। 50 का चार्टर है और बाद में मेरे ख्याल से 55 का चार्टर है, विच इज इम्प्रोवाइज और अदर विच इज इम्प्रूव चार्टर वन। तो जब ये चार्टर लिख रहे थे तभी उनको एक डाउट तो था कि यार जो फाइनल अथॉरिटी है, वो फाइनल अथॉरिटी कहाँ तक, कहाँ पे रखी जाए, कॉन्फ्रेंस को दी जाए या फिर बोर्ड को दी जाए। लेकिन तब तक उनको तो पता चल गया था कि यार जिस बोर्ड को खुद के मेंबर्स चुनने का अधिकार है और पूरे पैसे उनके पास थे, पूरे फेलोशिप के पैसों के ऊपर उनके पास है, उनको ये फाइनल अथॉरिटी देना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोर्ड के पास में ये पूरी अथॉरिटी दी नहीं। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए उन्हें काफी सारी चीजों का या फिर काफी सारी उपायों का विचार किया था। उन्होंने ये भी सोचा था कि कॉन्फ्रेंस को ही रजिस्टर कर दें, मतलब जो एज पर द लॉज ऑफ द लैंड पूरी कॉन्फ्रेंस ही अगर लीगलाइज हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में आपके पूरे देश से मेंबर्स यानी डेलीगेट्स आते हैं, तो नंबर ऑफ डेलीगेट्स वुड बी मोर। आज की तारीख में हम अगर हमारा ही सोचे तो मेरे ख्याल से 73 डेलीगेट्स और 27 ट्रस्टीज है। फिर बाद में आपके कॉन्फ्रेंस मेंबर में आपका स्टाफ का मेंबर और 12 स्टेप का एडिटर भी आता है। तो इतने सारे मेंबर्स के लेके अगर हम रजिस्टर करने जाएं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है। क्योंकि तब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह थी नहीं, और आज के तारीख में भी नहीं है, क्योंकि आप लीगली भी ऑनलाइन अगर रजिस्टर करो तो भी मेरे ख्याल से आपको हार्ड कॉपीज उनको बाद में सबमिट करनी पड़ती है। तो ये 73 लोग जाके एक ही समय पे कैसे करेंगे? अरे यार 27 लोगों में मुश्किल हो जाती है, 27 लोग साथ में लेके जाने के लिए। चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में 27 लोग साथ में लेके जाने के लिए मुसीबत होती है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, हो सकती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे पहले
सिर्फ 4 लोग जो थे, 4 वर्किंग ट्रस्टीज, उनका ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, लीगल रजिस्ट्रेशन हुआ था। उनके ही नाम चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में या फिर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर या और सोसाइटी एक्ट के अंडर उनके ही 4 लोगों के नाम बदली किए जाते हैं। एंड और एंटायर बोर्ड वाज नॉट रजिस्टर्ड, ओनली वर्किंग ट्रस्टीज एंड जीएसओ were रजिस्टर्ड। अभी उस समय पे, जो समय पे जीएसओ वाज रजिस्टर्ड एट दैट टाइम, द लॉज वर डिफरेंट। वहां पे 7 लोगों की जरूरत होती थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और तभी काफी सारे लीगल लोग हमारे बोर्ड में या फिर फेलोशिप के मेंबर्स थे, जिनकी नेशन वाइड रेपुटेशन थी। तो उन्होंने बहुत सारा विचार वगैरह करके 4 वर्किंग ट्रस्टीज और 3 नॉन ऑफिशियल्स, एक्स ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल एक्स ऑफिशियल्स, ऐसे टोटल 7 लोगों को ही टीम बना के वो रजिस्ट्रेशन की थी। देखिए, ये जो अरेंजमेंट्स है ना, हो हर देश में, हर जैसे जैसे वहाँ के लॉज ऑफ द लैंड रहेंगे वैसे वो बदलने वाली थी। तो वो कॉम्प्लिकेट होने वाली थी चीजें, अगर पूरी के पूरी कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन करते थे तो नेचुरली वो कॉन्फ्रेंस ने ही रिजेक्ट की गई थी। फिर बाद में उन्होंने और एक विचार किया था कि जो हमारा बोर्ड है उसका जो इलेक्शन है वो नेशन वाइड किया जाए। अभी इसमें भी दुविधा थी यार, क्योंकि जो भी स्किल्स की या टैलेंट्स की या एक्सपीरियंस की जरूरत है बोर्ड में, वो बोर्ड के मेंबर्स को पता है। समझिए, अगर हमें मीडिया का पर्सन चाहिए, मीडिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक गुडविल बनाने के लिए, मैसेज कैरी करने के लिए, मदद लेने के लिए, तो वो बोर्ड को पता है। ओवरऑल जो मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप को तो हमें तो ट्रस्टी कौन है वो भी पता नहीं है। अगर आप डेलीगेट नहीं हो, अगर आप ट्रस्टी नहीं हो, कॉन्फ्रेंस के मेंबर नहीं हो, तो क्या आप 27 ट्रस्टियों के नाम बता पाओगे? एटलीस्ट यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हालांकि यूएसओ मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं तो 27 के 27 ट्रस्टियों का नाम नहीं बता पाऊंगा। तो वो जो रजिस्ट्रेशन का, वो जो इलेक्शन नेशन वाइड लेना है, दूसरी बात थी उसमें यार कि नेशन वाइड अगर आप इलेक्शन लोगे या फिर कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन लोगे, तो फिर भी आपको जो चीजें चाहिए और आपको जो स्किल्स चाहिए बोर्ड में, वो स्किल मिलेंगे ही ऐसे नहीं। तो अगर मिलने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि कॉन्फ्रेंस ही खुद ट्रस्टी का इलेक्शन करेगी, ट्रस्टियों का इलेक्शन करेगी। पर उसमें भी डिफिकल्टी ये थी यार कि एक कंट्री के एक कॉर्नर में से आने वाला बंदा कंट्री के दूसरे कॉर्नर में जो भी नॉमिनेशन आया है उसमें वो कैसे ये कर पाएगा, कैसे जज कर पाएगा कि नॉर्थ की इलेक्शन अगर साउथ के बंदे बैठ के करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे उस इलेक्शन में, तो क्या चांसेस है कि यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर कैंडिडेट? ऐसे तो होता हो नहीं पाएगा। तो इवन दैट थिंग वाज नॉट कंसिडर्ड। हालांकि देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे अभी यूएस में हर ट्रस्टी की जो, यूएस कनाडा के स्ट्रक्चर में हर ट्रस्टी की इलेक्शन जो रहती है वो अलग अलग इसमें होती है। हमारे यहाँ पे देखिए क्लास ए ट्रस्टीज है, वो नेशन वाइड आते हैं, लेकिन बाकी सब की जो इलेक्शन है वो रीजन में होते रहते हैं। वर्किंग ट्रस्टियों के इलेक्शन जो होते हैं वो बोर्ड में होते रहते हैं।
तो एक उनको इस एक्सपीरियंस से समझ में आया था 60 तक कि बोर्ड के ट्रस्टीज चुनने के लिए कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर प्रणाली या सिस्टम नहीं हो सकती। हालांकि कॉन्फ्रेंस हैज गॉट द राइट टू रेटिफाई, अनलेस एंड अनटिल कॉन्फ्रेंस रेटिफाइज द इलेक्टेड ट्रस्टी, वो ट्रस्टी करके बोर्ड में नहीं आ सकता। तो नेचुरली अभी उनके जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट बोर्ड इलेक्ट्स, देन बोर्ड सबमिट इट्स फॉर रेटिफिकेशन, और रेटिफिकेशन होने के बाद में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में दे आर एडॉप्टेड एज ए ट्रस्टी। तो कॉन्फ्रेंस के पास ऑलरेडी जब रेटिफाई कॉन्फ्रेंस करती है तभी रेटिफिकेशन के लिए मोर देन 50% वोट्स होने चाहिए कॉन्फ्रेंस में, देन एंड देन ओनली द कॉन्फ्रेंस रेटिफाइज, मतलब ट्रस्टी गेट्स रेटिफाइड। हमारे यहाँ पे कुछ केसेस हुई है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हैज नॉट अप्रूव ट्रस्टीज, नॉट रेटिफाइड द ट्रस्टीज। ऐसे कुछ मुश्किल कुछ गिने चुने एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे आए हैं। तो ट्रस्टियों का जो इलेक्शन है या कुछ सिलेक्शन है वो बोर्ड के ऊपर ही छोड़ देना ज्यादा मुनासिब होगा, ऐसे हमारा एक्सपीरियंस कहता है। और हमने जो भी हमारे ट्रस्टेड सर्वेंट्स रहते हैं उनके ऊपर हमने विश्वास रखने की जरूरत है। और आज जो चीजें चल रही हैं, आज जैसे भी इलेक्शंस हो रही है आपकी, या फिर ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से इन दोनों को में जो बैलेंस है, जो पावर का बैलेंस है बोर्ड में और कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत हद तक मेंटेन किया गया हुआ है। अभी बहुत बार स्पेशली जो नए ट्रस्टीज आते हैं ना, वो ऑलवेज आर्ग्यू करते हैं कि भैया हमारे पास तो लीगल पावर है, जो भी अगर अगर इनकेस कुछ भी इश्यूज होने वाला है लीगल, देन वी आर गोइंग टू आंसर इट, और अगर वी आर आंसरेबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जब हम कॉन्फ्रेंस के जो सजेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो क्या हम हमारी जो बायलॉज है या हमारी जो चार्टर है वो वायलेट नहीं करते हैं क्या? तो पूरी की पूरी जो डिसीजंस लेने की बात है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए। और हालांकि उनके पास वो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी तो उनके पास है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी आपके पास लीगल अथॉरिटीज है वो आपने हर बार इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए। जो अधिकार है वो हर बार आपने यूज करने चाहिए। मतलब एडवाइजरी एक्शन, कोई भी एडवाइजरी एक्शन टोटली डिनाई करने की, वापस भेजने की डिस्कशन के लिए, या फिर वीटो आउट करने की, उन्हें टोटल अथॉरिटी है। बट हर बार अगर वो यूज करना जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सभी चीजें समझ के लेने के बाद में उन्होंने हाँ कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। वैसे ही कॉन्फ्रेंस ने भी अपना जो ट्रेडिशनल राइट्स है टू गिव डायरेक्शंस टू द बोर्ड, उसका भी क्या कहते हैं उसको, अतिरेक करना जो है वो अतिरिक्त करना अवॉइड होना चाहिए।
उसके लिए हमारे इस कॉन्सेप्ट में एक एग्जाम्पल तो दिया हुआ है। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उनके पास वीटो तो रहता है, लेकिन कहाँ पे वीटो यूज करना है, हर बार तो वीटो यूज नहीं करते हैं। और वो यूज करेंगे कि नहीं, वो ज्यादा करके सभी की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ऐसे इश्यूज उनके पास आए होंगे, स्पेशली ये जो वॉर सिचुएशंस वगैरह क्रिएट होती है उसमें ये हो जाती है। अभी ये वीटो भी यूज करने के लिए कुछ टिपिकल सरकमस्टेंसेस होती है। अगर समझो कॉन्फ्रेंस ने कोई डिसीजन ऐसे लिया कि वो कॉन्फ्रेंस या फिर बोर्ड दोनों के चार्टर जो है उनका वायलेशन होगा, या फिर पूरे एक हो, या फिर एक ही जो पब्लिक रिलेशन पॉलिसी है उसको अगर धक्का पहुंच सकता है, तो ऐसे सजेशंस को ना कहने का पूरा अधिकार जो बोर्ड है वो यूज कर सकता है। उसको वीटो कहते हैं। आइदर वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस को वापस सोचने का सोचने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कॉन्फ्रेंस नहीं माने, तो दे कैन इवन थिंक ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द इंडिविजुअल ग्रुप। हालांकि मेरा ऐसे मानना है कि वॉट एवर हैपन्स, जो नेशनल कम्युनिकेशन है, जो फेलोशिप का कम्युनिकेशन है, फिर वो मिनट्स हो, फिर आपकी पीआई एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, या कोई भी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, दैट शुड बी डायरेक्टली कन्वेड टू द ग्रुप्स। ग्रुप्स आर ओनर्स एंड दे आर सपोज टू नो इट। यार उनके पास वो इंफॉर्मेशन होने की जरूरत है। उसके लिए जो भी जरूरी चैनल्स लगेंगे, आजकल तो चैनल्स ढूंढना बहुत इजी हो गया है। यू कैन कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट। पहले थोड़ा डिफिकल्ट था और एक्सपेंसिव भी था। अभी तो डिफिकल्ट नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। आपके ट्रस्टीज या आपके जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स है उसमें डेलीगेट्स आ गए, आपके आईजीआर्स आ गए, दे कैन कम्युनिकेट इट टू द ग्रुप। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होगी तो आपको अदर फेलोशिप ज्यादा इन्फॉर्म्ड होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन हम लोग डरते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जाने के बाद में गॉसिप्स होना शुरू हो जाएगा, तो इट विल डिटर द यूनिटी ऑफ द फेलोशिप। ऐसे कुछ कुछ रीजन बताए जाते हैं। कुछ रीजन ऐसे बताए जाते हैं कि पर्याप्त रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास नहीं है। बट मेरे ख्याल से अभी तो विथ योर वेबसाइट्स, विथ योर ईमेल्स, विथ योर सोशल मीडिया, यू गॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू कम्युनिकेट इट। दूसरी चीज ऐसी है, कहाँ पे वो वीटो यूज कर सकते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस ने कुछ चीजें सजेस्ट की हैं, तो कॉन्फ्रेंस एक बजट भी तो देती है। तो कोई भी हालत में बोर्ड ने वो जो बजट है वो बजट क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, आफ्टर ऑल अगर हम देखेंगे ना, तो बजट तो एक एस्टिमेट है यार, एस्टिमेट कैन गो रॉन्ग, बट देन ऑल्सो दे शुड नॉट क्रॉस द बजट। अगर उनको बजट कम करना जरूरी लगता है तो दे कैन सर्टेनली डू इट। उसकी वजह से कॉन्फ्रेंस के जो कुछ प्लान्स होंगे, स्पेशल प्लान्स, वो शायद कैंसिल भी हो सकते हैं। और बहुत से प्लान कैंसिल आज तक हुए हैं, उससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ा है ऐसे नहीं लगता है। दूसरी बात, कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस के सजेशन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हो सकते हुए जैसे जैसा प्रोग्राम बनाया जाए, तो एक रिपीटेड आपको कॉन्फ्रेंस में एडवाइजरी एक्शन देखने को मिलेगी
कि पीएसएस बनाया जाए, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स बनाया जाए और फिर बाद में डिस्प्ले किए जाए, फिर वो नेशनल चैनल्स हो या आपकी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वो चीजें की जा सकती है। लेकिन बोर्ड ने हमेशा यही सोचा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रीजन ऐसे है, अभी ये बोर्ड के कितने मेंबर्स को मालूम है उसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट कोई भी चैनल अगर आप एक पीएसए बनाओ और वो पीएसए अगर आप एक चैनल के पास लेके जाओ, अगर उन्होंने वो अडॉप्ट की, एक्सेप्ट की, तो आपको पीएसए, पहली बात तो पीएसए बनाने के लिए जितना खर्चा आया है ना, उससे ज्यादा खर्चा तो आपको एयर करने में आएगा या टेलीकास्ट करने में आएगा। ये पहली बात हो गई। तो उसमें नेचुरली आपका जो बजट है वो एक्सीड होने वाला है। दूसरी बात ऐसी है कि सेम पीएसए विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द अदर चैनल, इनके लिए वापस दूसरी बनानी पड़ेगी। दे आर विलिंग टू एयर दैट पीएसए। तो देखिए कितने एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जब कॉन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, कभी क्या कॉन्फ्रेंस ने कभी सोचा था? क्या इसके बारे में हमें एक्सपीरियंस है? तो सर्टनली एक्सपीरियंस है हमारे इसमें। हमने बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले, एक पीएसए बनाई थी जो एक नेशनल टीवी चैनल पे आई थी। और आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, और रात को 12 बजे के बाद में आई थी, टीवी पे एयर हो गई, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े से जो टेलीकास्ट करने के रेट्स जो है वो थोड़े कम रहते हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस अगर हम कंसीडर करते हैं तो पीएसए बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पीएसए एयर करना जो है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ, दैट इज गोइंग टू क्रॉस द बजट। खैर बजट तो कल आज नहीं तो 25 साल के बाद में इम्प्रूव भी होगा, बढ़ भी जाएगा। बट एट दैट टाइम ऑल्सो कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स, इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल टू अडॉप्ट दैट एडवाइजरी एक्शन। तो ये सारे एक्सपीरियंस देखते हुए हम ऐसा मानते हैं कि बोर्ड और कॉन्फ्रेंस दोनों अपना अपना महत्व रखते हुए जहां भी जरूरी है वहां पे 2 कदम पीछे रखेंगे, जहां भी पॉसिबल है। नेदर द बोर्ड इज गोइंग टू exaggerate about the legal authority, or neither the conference is going to stress more for a spirituality. Their spiritual power which comes through group conscience and purse. तो ये ओवरऑल ये बैलेंस करने के लिए जो भी फेलोशिप का एक्सपीरियंस था, उस फेलोशिप के एक्सपीरियंस से बैलेंस किया जा सकता, मतलब किया जाता है। खैर द बेसिक जो इसमें से नजर आता है, तो कोऑपरेशन विच इधर ईच अदर, कॉन्फ्रेंस और बोर्ड अगर कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से, तो प्रोबेबली ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा मेरा 7वीं कॉन्सेप्ट के बारे में इंटरप्रिटेशन था। अभी हम मुड़ते हैं कॉन्फ्रेंस, अपने ये जो चेकलिस्ट है, 7वें कॉन्सेप्ट के ऊपर की जो चेकलिस्ट है उसके ऊपर हम जाते हैं। अभी ये देखिए कि कॉन्फ्रेंस की चेकलिस्ट के लिए कौन मुझे मदद करने वाला है पढ़ने में, तो एटलीस्ट, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट। इस कॉन्फ्रेंस की जो चेकलिस्ट है, रादर ये कॉन्सेप्ट की जो चेकलिस्ट है, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं जरूर देना चाहूंगा कि एक डायनेमिक लिस्ट है, वो हर बार बदलते गई हुई है। अगर लास्ट जो आई थी वो 2018 की है, उस 2000 मतलब ये जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस से जो सर्विस मटेरियल, जीएसओ से जो जनरल ये सर्विस मटेरियल पब्लिश किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें एक होती है ये। तो जो 18 में आई थी उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, जो उसके पहले आई थी उसमें कुछ 5 या 7 क्वेश्चन है। तो मैं तो 2018 की
लिस्ट ही ये करूंगा। और उसमें पहला क्वेश्चन है, डू यू एक्ट रिस्पॉन्सिबली रिगार्डिंग द पावर ऑफ पर्स? I mean, this question is not simply for me as an individual, but it's for my group also. अभी रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या है? Have we any time stopped the contribution to the area structure or to the ये national structure? And for that reason, for which reason? मेरे ग्रुप ने आज तक, हाँ, मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कभी रुकाया होंगे, मतलब मैंने नहीं दिया होगा नेशनल स्ट्रक्चर, या किटी बॉक्स में कभी कभी नहीं डाले होंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बाकी चीजों में क्या मैंने रुकाए हैं या फिर मेरे ग्रुप ने रुकाए हैं? कलेक्टिवली मेरे ग्रुप ने कभी नहीं रुकाए, नेदर टू इंटर ग्रुप नॉर टू जीएसओ, हमने कभी नहीं रुकाए। जो भी हमारा बचता है वो 60-30-10 करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, बट इंडिविजुअल इसमें ये है। लेकिन ये पर्स की पावर क्या है, वो अभी तक हमने एक्सपीरियंस की नहीं है। वो भी बात ही सच है, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल और रीजनल लेवल और एरिया लेवल, इवन एट द ग्रुप लेवल ऑल्सो। ग्रुप लेवल पे भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें पैसों की जरूरत पड़ती है, और जब पैसे नहीं है करके अभी तक हमें कोई भी एक्टिविटी ड्रॉप करने की या अबंडन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकली एवरी ए मेंबर जो भी फेलोशिप में आते रहा है या आ रहा है, he act responsibly with the power of the purse, because he is perfectly aware that the fellowship is not going to get money from outside. Whatever the money or financial resource which they are going to have, that will be only through the voluntary contribution of groups and individual AA members, और जो होता है वो लिटरेचर के सेल के थ्रू होने वाला है। एक लिटरेचर के सेल के बारे में मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो करंट एक्सपीरियंस है, अभी भी वो डिस्कशन चल रही है। तो मैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करूंगा यार, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ द नेशनल सर्विस स्ट्रक्चर एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द पावर ऑफ फोर्स? जब जीएसओ ऐसा कोई दिशा निर्देश देती है कि ट्रस्टी ने अगर कंफर्म करेगा तो हम लिटरेचर बेचेंगे, तो लिटरेचर से जो जनरेट होने वाला जो पावर है, तो मनी पावर है जो लिटरेचर से जनरेट होने वाला, आर दे एक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? या फिर ट्रस्टी जब कहेगा कि नहीं देना, तो इजी ट्रस्टवर्दी और इजी अवेयर अबाउट द पावर ऑफ द पर्स? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मेरे मन में तो आता है। देखिए, मैं थोड़ा सा इन चीजों में कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट की जैसी बातें करता हूँ, और कभी कभी मेरी बातें बहुत सारे गॉसिप्स भी जनरेट कर सकती है, बट दिस इज जेन्युइन क्वेश्चन विच आई हैव गॉट। इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फेलोशिप of a trusted servant or of a trusted office, whether they are really valuing the power of purse? Whether are we aware that the whether minimum contribution for maximum members, or whether we should depend upon the maximum contribution from minimum members? इसमें हमारी एक्शन क्या होनी है या हमारा डिसीजन क्या होना है? और when we pass the resolution actions to increase the contribution limit to JSO,
तो आर वी एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली? तो ये बात हमने सोचने की है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डू वी रियलाइज दैट प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ द कॉन्फ्रेंस विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू द लीगल पावर ऑफ जीएसटी? रियली डू वी रियलाइज? देखिए, कॉन्फ्रेंस के पास में ऐसे भी कुछ मेजर्स है जहाँ पे द कॉन्फ्रेंस विथ 3/4 मेजोरिटी कैन रीऑर्गेनाइज द इंटायर बोर्ड। वो बोर्ड के ही बायलॉज में बनाई गई है। दे कैन एक्सपेल एनी ट्रस्टी फॉर द particular reason or for the valid reason with 3/4 majority and reorganize the board, or they can entirely dismiss the board. ये पावर जो है ये कॉन्फ्रेंस को है। सो द स्पिरिचुअल पावर। सेकेंडली, कॉन्फ्रेंस जो पावर डिराइव कर रही है वो पैसे से डिराइव कर रही है। देखिए, बोर्ड खुद होके पैसे नहीं जमा कर सकता है। बोर्ड बाहर से पैसे नहीं ले सकता है। बोर्ड को तो मेंबर से ही लेने हैं। फेलोशिप से ही पैसे जो आएंगे उसी में बोर्ड को मैनेज करना है। तो नेचुरली कॉन्फ्रेंस की पावर सुप्रीम। Thirdly, board is the custodian of your traditions. तो ट्रेडिशंस अगर वायलेट होती है तो अगेन बोर्ड इज इन डिलेमा। और कॉन्फ्रेंस रिलाइज एब्सोल्युटली ऑन ट्रेडिशन। तो वो ट्रेडिशन की पावर, ऐसी जो थ्री पावर्स होती हैं, थ्री जो रीजन है उससे वजह से स्पिरिचुअल पावर इज ग्रेटर देन मटेरियल पावर। और उसमें भी एक बात हम हमेशा से ट्रेडिशनली करते आए हैं, when there is a when we have to choose between spiritual and material, we always give preference to the spiritual. तो ये मेरे ये जो दो क्वेश्चंस थे वो चेकलिस्ट क्वेश्चंस थे। मैं यहीं पे रुकता हूँ, काफी देर मैंने बात की है। सो थैंक यू वेरी मच।